हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के संदर्भ में दी गई सारी संकल्पनाओं को क्लासिफाई किया था। उनमें से कुछ संकल्पनाएं जो हमारी थी वो वैज्ञानिक संकल्पनाएं थी, साइंटिफिक अप्रोच थी, और कुछ हमारी जो थी वो मॉडर्न थ्योरीज थी। तो वैज्ञानिक संकल्पनाओं को हमने फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट थी हमारी अद्वैतवादी संकल्पनाएं, दूसरी थी हमारी द्वैतवादी संकल्पनाएं। अद्वैतवादी जो संकल्पनाएं हैं जिन्हें हमने मोनिस्टिक अप्रोच कहा, और ड्युअलिस्टिक अप्रोच जिन्हें हमने द्वैतवादी संकल्पनाएं कहा। इनमें हमने आपको लाप्लास, कांट, चैम्बरलिन, जेफरीज, जेम्स जीन्स सबकी जो संकल्पनाएं हैं उनको डिटेल में पढ़ाया है कि उनमें क्या तो वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने कहा था, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को क्या क्या आधार लिया था। ठीक है, उनमें जो जो हमारे मेरिट्स, डिमेरिट्स थे, जो गुण थे, दोष थे, उन सबको मैं पिछले वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। आप उन वीडियोज को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। आज हम आधुनिक संकल्पना की बात करेंगे। आधुनिक संकल्पना में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो थ्योरी है वह है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो हम आज बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम विचार करते हैं, एक्चुअली ये जो थ्योरी दी गई थी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ज़्यादा दी गई थी। तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो पॉइंट दिए गए थे, हमें वहीं से पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये देखिए, हम सोचें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कभी कहीं कोई पदार्थ रहा होगा, कोई एनर्जी रही होगी, कोई पदार्थ, कोई मैटर, कोई एनर्जी रही होगी। कभी स्पेस रहा होगा, अंतरिक्ष होगा, नहीं होगा। कहीं टाइम होगा, नहीं होगा। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस भी है, और ऐसी भी है कि जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। और बिग बैंग थ्योरी को दोस्तों उसके बाद भी जो साइंटिस्ट हुए, उन सब साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। ठीक है, इसको डिटेल में बताया है, और इस थ्योरी के रिलेवेंट होने को और इस थ्योरी के बिल्कुल सही साबित होने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के लिए मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या था कि हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में तो हम पहले से भी बातें करते आ रहे थे, पर सबसे पहले क्या होता है कि 1905 में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, दूसरा क्या था दोस्तों, उस टाइम तक हमारे कॉस्मोलॉजिकल जो हमारे प्रिंसिपल्स थे वो भी अच्छे से डेवलप होने लगे थे। तो इन दोनों चीज़ों ने, जो हमारे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे, जो अंतरिक्ष भौतिकी के जो अंतरिक्ष के जो भौतिकी के जो सिद्धांत थे, कॉस्मोफिजिक्स इसको कहेंगे। अंतरिक्ष भौतिकी जो थी, उस अंतरिक्ष भौतिकी के हमारे जो सिद्धांत थे, या अंतरिक्ष भौतिकी के सिद्धांत भी डेवलप होने लगे थे। ठीक है, तो ये जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है वो है कॉस्मोफिजिकल थ्योरी। क्या है? कॉस्मोफिजिकल थ्योरी है। अंतरिक्ष भौतिकी सिद्धांत है हमारा। किस पे बेस्ड है? अंतरिक्ष भौतिकी पे। ठीक है दोस्तों, तो बिग बैंग थ्योरी जो थी 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया, उसके बाद एक महाशय थे जॉर्ज लेमेंटियर। क्या थे? जॉर्ज
लेमेंटेयर। ये फिजिसिस्ट भी थे और इसके अलावा ये पादरी भी थे। इन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। 1927 में इन्होंने पहली बार बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। 1927 में इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, तो 1927 में उन्होंने ये बात बताई। इसके बाद एक महाशय आए 1929 में, हबल महोदय ने बताया टेलीस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा कि हमारी जो गैलेक्सीज जो हैं वो कंटिन्यूअसली हमसे दूर जा रही हैं। मैंने आपको आकाशगंगाएं बताई हैं पहले के वीडियोज में क्या होती हैं। तो आकाशगंगा क्या होती है, फिर से बता देता हूँ। आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह होता है जो आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। तो दोस्तों 1929 में हबल जो आए, हबल ने बताया कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो कंटिन्यूअसली दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये कब बताया, 1929 में। इसके बाद 1931 में पहली बार जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने बिग बैंग थ्योरी दी। ठीक है, 1931 में। हालांकि 1967 में रॉबर्ट वैगनर जो थे, इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया। 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताया। चलिए, ये तो हमारा हिस्ट्री पार्ट हो गया कि कैसे कैसे बिग बैंग थ्योरी के ऊपर काम किया गया। इसके बाद हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। तो बिग बैंग थ्योरी जो थी दोस्त, बिग बैंग थ्योरी में क्या सबसे मेन चीज़ जो थी वो क्या था? बिग बैंग थ्योरी में मेन चीज़ ये थी कि जो बिग बैंग थ्योरी से पहले की जो साइंटिफिक अप्रोचेस दी गई थी उनमें भी किसी न किसी, जैसे कभी न्यूटन के सिद्धांत को, कभी संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, इनको जगह दी गई थी। इसी प्रकार इसके लिए भी मैंने आपको दो बेसिस बता दिए कि किन बेसिस पे ये हुई थी। तो जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने क्या कहा कि सबसे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब ना तो मैटर था, ना तो पदार्थ था, ना एनर्जी थी, ना ऊर्जा थी। ठीक है, एनर्जी भी नहीं थी, इसके अलावा कोई स्पेस भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, समय भी नहीं था। इट मीन्स तब कुछ नहीं था। बट एक चीज थी, क्या था? तब एक बहुत छोटा एक बिंदु था, एक पॉइंट था। इस पॉइंट पर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी और मैटर, पदार्थ और ऊर्जा जो भी थी वो इस पॉइंट, इस बिंदु में ही संचित थी। जितनी भी एनर्जी और मैटर ब्रह्मांड का था, जो वो पूरा पूरा एक पॉइंट, एक बिंदु में संचित था। और ये बिंदु एक परमाणु से भी छोटा था, स्मॉलर देन एन एटम, एटम से भी छोटा था। तो दोस्तों इसको इन्होंने कहा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, विलक्षणता का बिंदु। क्या बोला इसको? विलक्षणता का बिंदु। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या थी? इसके अंदर जितनी भी एनर्जी और मैटर जो संचित था उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डेंस था, बहुत ज़्यादा सघन था, और साथ साथ इसका हाई टेम्परेचर था। तो हाईली डेंस था ये और हाई टेम्परेचर था, उच्च सघनता थी, साथ ही घनत्व मतलब इसका बहुत ज़्यादा था, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा था। दूसरा, इसका तापमान जो था, टेम्परेचर, वो भी हाई था, तापमान भी बहुत ज़्यादा था। तो क्या होता है कि इस पॉइंट में सडनली, अचानक एक विस्फोट होता है, एक बहुत बड़ा बैंग होता है, बिग बैंग। ये शब्द कहाँ से निकल के आया? यहीं से निकल के आया, बिग बैंग होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, एक बहुत बड़ा बैंग होता है, और इस विस्फोट के कारण इसमें उपस्थित ऊर्जा और पदार्थ का फैलाव होता है, लाइक दिस। इसकी तरह इसमें पदार्थ और ऊर्जा का फैलाव होता है दोस्तों। तो जब ये पदार्थ और ऊर्जा का फैलाव होता है तो यहीं से हमारे मैटर,
एनर्जी, टाइम और स्पेस, ये चारों निकल के आते हैं। और जो ये विस्फोट हुआ ये इतना तेज था कि सेकंड के अरबवें भाग, या मैं कहूं लगभग 10 टू द पावर -43 सेकंड से भी कम समय में इसका जो पदार्थ था वो काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया। ठीक है दोस्तों, इस पदार्थ के फैलने से, जब ये पदार्थ फैला तो इस पदार्थ के फैलने से हमारे स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर का ओरिजिन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पदार्थ फैला चारों तरफ, तो उसके बाद हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले जो निकल के आया वो था हमारा क्वार्क, और साथ में क्या निकला? फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन जो होता है वो लाइट की एक यूनिट होती है, या बोले तो बहुत सारे फोटोन से ही लाइट एमिट होती है। मतलब कि जो रोशनी है उसका उत्सर्जन जो होता है वो फोटोन से होता है। तो जब ये विस्फोट था इसमें एनर्जी थी, और ये विस्फोट जब बहुत तेजी से हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऊर्जा निकली, तो उसके साथ साथ क्योंकि हाई टेम्परेचर भी था तो इसकी वजह से, क्योंकि इसका तापमान भी ज़्यादा था, इसकी वजह से बहुत सारे फोटोन्स निकले और हमारी जो लाइट है वो निकली, बहुत अधिक लाइट निकली। ठीक है, तो ये फोटोन निकले, और साथ में एक मैटर निकला जिसका नाम था क्वार्क। इस क्वार्क से फर्दर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने आगे चल के, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले। ठीक है दोस्तों, तो फोटोन निकले, क्वार्क निकला, क्वार्क ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जन्म दिया। तो सबसे पहले क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो फोटोन निकला था, इस फोटोन की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट निकलनी चाहिए थी, मगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बने, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने क्या किया कि जो ब्रह्मांड की जो पूरी रोशनी निकली, जितने भी फोटोन निकले, उन फोटोन्स का स्कैटरिंग कर दी। क्या कर दिया? उनका स्कैटरिंग कर दी। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। ठीक है, उनको दूर फैलाव कर दिया। इस प्रकीर्णन की वजह से, इस लाइट की स्कैटरिंग हो जाने की वजह से पूरा ब्रह्मांड जो था वो पूरा काला था, उसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, पूरा का पूरा काला था। और साथ ही साथ इस स्कैटरिंग की वजह से हमें ब्रह्मांड में कहीं कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसके बाद ये जो स्कैटरिंग हुई, इस स्कैटरिंग को हम क्या बोलेंगे? पूरा अंधकार। एक इसी को हम डार्क मैटर भी कह सकते हैं, कि जो डार्क मैटर जो बना था वो एक स्कैटरिंग के टाइम का ही पदार्थ था। उसके बाद क्या होता है? इस स्कैटरिंग के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? फिर ये कब होता है? यह होता है विस्फोट होने के जस्ट बाद। कितने जस्ट बाद? लगभग 10⁻32 सेकंड, मतलब सेकंड के अरबवें भाग से भी कम भाग समय में यहाँ पे हमारे सब एटम बन चुके थे। अब धीरे धीरे जो कि बहुत अधिक तापमान वाला जो हमारा ब्रह्मांड उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो इसके विस्फोट के साथ हो गई, क्योंकि पदार्थ बहुत दूर तक फैल गया था। इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट आने लगता है। क्या होता है? ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, मगर अब भी तापमान इतना अधिक था कि हम माने तो कई हजार लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अभी भी बना हुआ था। ठीक है, मतलब 10 की पावर हम माने तो लगभग 6 से भी ऊपर टेम्परेचर बना हुआ था। इस टेम्परेचर की वजह से अभी भी हमारा एटम नहीं बन पा रहा था, अभी भी एक सिंगल परमाणु नहीं बना है, अभी सिर्फ सब एटम बने हैं, परमाणु नहीं बने हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? हमारा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ये बने, उसके बाद
हाइड्रोजन जो हमारे प्रोटॉन जो थे, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो हमारा एटम जो था, उस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया कि जो हमारा एटम था उसका इसमें फिर निर्माण हुआ। कैसे हुआ, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ने, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन ने मिलकर के हमारे हाइड्रोजन एटम का निर्माण किया। तो सबसे पहले क्या एटम निकल के आया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन एटम जब बन गया तो उसके बाद जो ब्रह्मांड में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे, ब्रह्मांड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जिस इलेक्ट्रॉन ने स्कैटरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, तो वो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस हाइड्रोजन के थे, वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ मिल गया इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने मिलकर के एक उदासीन एटम का निर्माण किया। न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्या बनाया, न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो सबसे पहले सब एटम बने, सब एटम के बाद हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन एटम बना। ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या था, हाइड्रोजन में प्रोटॉन था, सिर्फ एक प्रोटॉन, एटम नहीं कह सकते, प्रोटॉन। ये सबसे पहले फिर एटम बना, एटम में के साथ क्या हुआ, न्यूट्रल एटम जो बना, उसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर के एक न्यूट्रल एटम बना लिया। प्रोटॉन क्या था, हमारा प्रोटॉन एक नाभिक की तरह काम कर रहा था, नाभिक था हाइड्रोजन का उसमें, तो एक हमारा क्या बन गया, एटम बन गया। अब ब्रह्मांड में क्या हुआ, अब ब्रह्मांड में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो और प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल कम हो गई, बचे नहीं, क्योंकि सबने मिलकर एक एटम बना लिया। अब जब एटम बना लिया तो अब हमारे जो फोटोन जो थे, जो कि लाइट एमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उनकी स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हमारे फ्री घूम रहे थे उन्होंने कर दी थी। इससे पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया था, ब्लैक। बट जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर एटम बना लिया तो अब फोटोन्स जो थे वो लाइट एमिट करने के लिए फ्री हो गए, और जो फोटोन जो लाइट एमिट करने के लिए फ्री हो गए, ऐसा तो था नहीं कि ब्रह्मांड के एकदम से विस्फोट के बाद बिल्कुल रोशनी खत्म हो गई थी। यह कंटिन्यू फोटॉन्स अभी भी एमिट हो रहे थे, और एक प्रकाश जो है वो अभी भी था, मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने उनको स्कैटर कर दिया था इसलिए हो नहीं था। अब फोटॉन जब लाइट एमिट करने लगे तो उनको रोकने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस टाइम फ्री नहीं थे। तो इससे पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया। अब पूरा डार्क नहीं रहा, अंधेरा नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट हो गया। ब्रह्मांड में पूरे में एक रोशनी फैल गई, और रोशनी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड जो है वो पारदर्शी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो रोशनी जो थी, उस रोशनी को हमने विस्फोट के लगभग 3 मिनट के बाद तक भी हमने इसको 3 मिनट बाद हमने जो ये हमारे जो ये बने हैं एटम, ये लगभग बने हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग 3 मिनट बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये ठंडे होकर के एटम बन गए। तो इस आफ्टर ग्लो जो होता है, जो आज भी जो हमें दिखाई देता है, मगर ये दिखाई देता है रेडियो टेलीस्कोप पे, तो इसको बोलते हैं CBR, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो मैं आगे आपको साक्ष्य में करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फोटोन की लाइट जो थी वो एमिट हुई, उससे ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ, और इस पारदर्शी ब्रह्मांड में हमें बाद में रोशनी दिखाई दी, जिसे हमने कहा आफ्टर ग्लो, और इस आफ्टर ग्लो को हम आज भी देख सकते हैं, और इसे कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब हमारा पहला एटम बन गया, एटम के बनने के बाद दोस्तों फिर बनता है हमारा जो सिंगल एटम था, वो तो हमारा बन ही गया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद हमारा ड्यूटेरियम बनता है, ब्रह्मांड का पहला ड्यूटेरियम। क्या बनता है, ब्रह्मांड का पहला ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है
जिसके अंदर 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो ड्यूटेरियम क्या बना हमारा ड्यूटेरियम बना हीलियम। हाइड्रोजन के बाद क्या बना? हीलियम। इसी तरह कुछ लिथियम बना और कुछ बेरिलियम भी बना। तो सबसे पहले हमारे पास जो गैस या फिर जो मैटर जो बन के आया, उनमें हाइड्रोजन आया, हीलियम आया, ये तो सबसे ज़्यादा बने। और फिर बने लिथियम और फिर बेरिलियम, ये भी कुछ मात्रा में बने। लिथियम और बेरिलियम भी कुछ मात्रा में बने। ठीक है, अब जब ये सब गैसेस बन गई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक क्या बन गया? पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक गैस के गोले के रूप में बन गया। क्या था? एक बहुत तप्त गैस का एक गोला था पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसे क्या कहा गया? क्लम्प ऑफ गैस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लम्प ऑफ गैस। तो इन क्लम्प्स ऑफ गैस की वजह से जब फिर इनका ठंडा होना प्रारंभ हुआ, इस ब्रह्मांड का कि ठंडे होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इस क्लम्प्स ऑफ गैसेस की वजह से, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से बना हुआ था, इसकी कंडेंसेशन से सबसे पहले क्या बनने लगी? गैलेक्सीज बनने लगी। तो दोस्तों पहले हमारा विस्फोट हुआ, पदार्थ फैल गया और फिर ये बनने लगी हमारी गैलेक्सीज। ये क्या है? गैलेक्सीज बनने लगी। इन गैलेक्सीज के अंदर तारों की उत्पत्ति होने लगी, स्टार्स बनने लगे। ठीक है, किससे बनने लगे? इस क्लम्प्स ऑफ गैस से। गैस के जो बादल था उसके कंडेंसेशन से, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भी थी, मैटर भी था। अब क्या हुआ कि ये जो तारे जो थे हमारे, जो गैलेक्सीज के अंदर हमारे तारे थे, ये तारे कंटिन्यू हाइड्रोजन की बर्निंग से, हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स की तरह यूज में लेकर के, और कंटिन्यू जो है वो हैवी मैटर्स को उनका निर्माण कर रहे थे, भारी पदार्थों का, लाइक धातु, मेटल्स की टाइप के कुछ भारी पदार्थों का निर्माण कर रहे थे ये तारे। तो ये हमारी जो गैलेक्सी है ये, अब ये गैलेक्सी जो है वो कंटिन्यूअसली आगे विस्तृत हो रही थी, फैल रही थी। अगर ये पहले इतनी जगह में थी तो इनका फिर फैलाव होकर के ये इतनी जगह में हो गई, उसके बाद ये इतनी जगह में। तो हम माने तो फर्स्ट में अगर ये थी तो सेकंड में इनका फैलाव होकर ये हो गया और थर्ड में ये हो गया। तो ब्रह्मांड का कंटिन्यू विस्तार हो रहा था। कैसे हो रहा था? ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। तो हमारे जो तारे जो इन गैलेक्सीज के अंदर बने, ये तारे हाइड्रोजन का यूज लेकर के और भारी पदार्थों का निर्माण कर रहे थे। और इन भारी पदार्थों का उपयोग आगे कहाँ हुआ कि जब ये गैलेक्सीज बन गई तो इन गैलेक्सीज के अंदर जो तारे थे, इन तारों में आपसी टक्कर की वजह से पहला तारा टूटा और फिर कुछ तारों का टूटना प्रारंभ हुआ। जब ये तारे टूटे दोस्तों, तो इसमें जो भारी पदार्थों का निर्माण हो चुका था, वो भारी पदार्थ भी पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। ठीक है, तो इन स्टार्स का जब फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमारे स्टार्स क्या करे? टूटना प्रारंभ हुए। और इसकी वजह से पूरा मैटर जो था, पूरा जो पदार्थ, भारी पदार्थ था, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तो उस ब्रह्मांड में फैले हुए पदार्थ के बाद में, जैसे ये था, यहाँ से तारा टूटा कोई, और तारा टूटने से ऐसे पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है, ये ब्रह्मांड में फैला हुआ जो पदार्थ जो था वो आपस में डेंसिफाई होने लगा, सघन होने लगा, इसका घनीभूतीकरण होने लगा। और उस घनीभूतीकरण से सबसे पहले जो निकल के आए वो थे ग्रहिकाएं। सबसे पहले क्या बनी? ग्रहिका, प्लैनेटेसिमल। क्या बोले? प्लैनेटेसिमल ग्रहिका या ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। और इन ग्रहाणुओं या ग्रहिकाओं से क्या बने? प्लैनेट्स। कहने का मतलब यह है कि इस भारी पदार्थों के आपस में घनीभूतीकरण से पहले छोटी संरचनाएं बनी जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा गया, और बाद में बड़ी संरचनाएं बनी जिन्हें प्लैनेट्स कहा गया। क्या कहा गया? प्लैनेट्स। और इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई और कैसे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ उसको देखा कैसे गया। उसको देखने के लिए हबल महोदय ने एक टेलीस्कोप का उपयोग किया और उस टेलीस्कोप के प्रयोग से उन्होंने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसको क्या बोला जाता है? कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, या बोल सकते हैं इसको कॉस्मिक बैकग्राउंड CBR। ठीक है दोस्तों, तो इसने कॉस्मिक, इसको माइक्रोवेव भी लिख ले सकते हैं बीच में, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, इसमें इसको हम क्या मानते हैं? साक्ष्य मानते हैं। किसमें साक्ष्य मानते हैं? इस सिद्धांत के, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई उसके पीछे हम सिद्धांत मानते हैं। एक तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को, और दूसरा मानते हैं हम ब्रह्मांड के गैलेक्सीज के दूर जाने को। और ये सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हबल ने, गैलेक्सी का दूर जाना। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, बट आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी में एक पॉइंट था जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा गया, विलक्षणता का बिंदु। यह पॉइंट जो था वो अणु से भी छोटा था, एटम से भी छोटा था। इसमें पूरी एनर्जी और मैटर संचित था। इसमें सडनली विस्फोट होता है। अब विस्फोट कब होता है? विस्फोट की टाइमलाइन दी गई है 13.8 अरब वर्ष पूर्व। कब दी गई है? 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है दोस्तों, तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से एनर्जी और मैटर पूरी जगह फैल गया। उस फैलने से बाद में जाकर के हमारे सब एटम्स बने, ठंडा होकर के सब एटम्स बने। सब एटम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रह्मांड में जो हमारे फोटोन्स जो रिलीज हुए थे उन फोटोन्स की स्कैटरिंग कर दी, जिससे ब्रह्मांड पूरा धुंधला था, अंधेरा था। बाद में हमारा एक सब एटम से हमारे एटम बने, हाइड्रोजन एटम बना। और उसके बाद हमारे एक उदासीन जो परमाणु था, उदासीन परमाणु का निर्माण हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंड हो गए। उससे पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मुक्त रूप से नहीं रह सके, तो फोटॉन्स को एनर्जी एमिट करने के लिए सफिशिएंट जगह मिल गई। इससे फोटॉन्स ने जब बहुत ज़्यादा लाइट एमिट की तो उससे हमारा पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया? पारदर्शी हो गया, जिसे हमने क्या बोला? आफ्टर ग्लो बोला, या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारे जो मैटर, जो हमारे परमाणु फैला पूरा, ये बाद में जाकर के क्या बना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जैसी गैसों का निर्माण हुआ। और एक क्लम्प्स ऑफ गैसेस जो थे वो एक हमारा गैस का गोला बना हुआ ब्रह्मांड था। इस ब्रह्मांड के गोले में जब कंडेंसेशन, घनीभूतीकरण की क्रिया हुई, तो इस घनीभूतीकरण की क्रिया के कारण क्या बनी? गैलेक्सीज, जो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से दूर जा रही थी। they were moving apart from each other। इससे ब्रह्मांड का और ज्यादा विस्तार हो रहा था। गैलेक्सीज के अंदर क्या थे? स्टार बनने लगे। ये स्टार क्या कर रहे थे? कंटिन्यू हाइड्रोजन का यूज ले रहे थे, और हाइड्रोजन का यूज लेके क्या बना रहे थे? हैवी मैटर बना रहे थे, भारी पदार्थ बना रहे थे। और इस भारी पदार्थ का उपयोग बाद में जब स्टार टूटता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गया। तो ब्रह्मांड में जो भारी मैटर फैला उससे कंटिन्यूअसली आगे कंडेंसेशन की क्रिया प्रारंभ हुई। उसके ठंडा होने से, उनके आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उन मैटर्स के, उन अणुओं के पास आने के कारण फिर बाद में हमारे क्या बने? प्लैनेटेसिमल, या बोले तो सब हमारे जो बने ग्रहाणु बने, और उनके आपस में जुड़ने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। ठीक है दोस्तों, अब बिग बैंग थ्योरी के इतना कहने के बाद हम दो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके पीछे सिद्धांत क्या था। एक तो आइंस्टीन की जो थी रिलेटिविटी की थ्योरी जो थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत था। और दूसरा कुछ कॉस्मोलॉजिकल
प्रिंसिपल्स थे, उनके आधार पर ये थ्योरी दी गई थी। बाद में वैगनर महोदय ने इसको और ज़्यादा डिटेल में बताया था। अब हम इसके दोनों साक्ष्य पढ़ते हैं कि साक्ष्य जो हैं वो क्या कहते हैं। तो साक्ष्य में हम सबसे पहले इसका पढ़ते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब फोटोन जो है वो फोटोन जब एमिट होते हैं, जब फोटोन निकल रहे थे, फोटोन्स क्या है? एक तरीके से पॉकेट ऑफ लाइट्स है। जब फोटोन जब कंटिन्यूसली निकल रहे थे, इन फोटोन्स को किसने रोका था? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स ने इनको रोक लिया था। बट आज भी देखा जाता है कि जो रेडियो टेलीस्कोप जब हम लेते हैं तो रेडियो टेलीस्कोप में आज भी एक लाइट दिखाई देती है, और वो लाइट किस रेंज की होती है? एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में जो माइक्रोवेव वाला जो पार्ट है, इसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव वाले पार्ट में आती है लाइट की। मतलब इस लाइट की जो आती है वो माइक्रोवेव वाले पार्ट में दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है कॉस्मिक, क्योंकि ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम कॉस्मिक। दूसरा माइक्रोवेव, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज आती है वो किसकी आती है? माइक्रोवेव की। और दूसरा बैकग्राउंड क्यों कहा गया इसको? क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन कहने के पीछे इस वजह ये है कि इसका जो है वो आफ्टर इफेक्ट है, ये आज भी दिखाई देते, बैकग्राउंड में है, ठीक है, ये आज भी दिखाई देते, इसका आफ्टर ग्लो हुआ है, इसलिए इसका नाम बैकग्राउंड, और रेडिएशन तो ये है ही। अब दोस्तों कमाल की बात इसमें ये है कि इस प्रकार की जो रोशनी है, इसको साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि ना तो ये किसी सूर्य से संबंधित है, ना यह किसी तारे से संबंधित है, ना यह किसी ग्रह से संबंधित है, ठीक है, ना यह किसी गैलेक्सी से संबंधित है। मतलब यह कोई ऐसी लाइट नहीं है जो हम मान लें कि भाई ये तो किसी तारे से निकल के आ रही होगी, या कहें कि सन से आने वाली लाइट हो सकती है। इसका संबंध इनमें से किसी भी चीज से नहीं है। यह अपने आप में ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में स्प्रेड हो रखी है। तो इसकी उत्पत्ति दैट टाइम जब बिग बैंग हुआ था, जब महाविस्फोट हुआ था, तब हुई थी, जो आज तक भी ब्रह्मांड में दिखाई देती है। तो इससे माना जा सकता है, जब वैज्ञानिकों ने ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को देखा तो वैज्ञानिकों ने माना कि कुछ तो विस्फोट हुआ होगा जिससे ब्रह्मांड में इतनी फोटॉन्स फैले हैं। तो ये एक हमारे बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करता है। और यह दोस्तों यह भी साबित होता है कि यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट है। क्या है ये? ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट, ओल्डेस्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट है ये। ओल्डेस्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। दूसरा हम इसके बारे में जो साक्ष्य लेते हैं, जो हम दूसरा साक्ष्य लेते हैं वो लेते हैं गैलेक्सीज का दूर जाना। तो मैंने बताया एडविन हबल जो महोदय थे, एडविन हबल ने बताया कि जो ब्रह्मांड जो है वो कंटिन्यूसली फैल रहा है। और फैल क्यों रहा है? क्योंकि इसकी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। उन्होंने प्रिंसिपल दिया, तो फार्दर द गैलेक्सी सिचुएटेड, जितनी दूर गैलेक्सी स्थित है, द फास्टर इट इज मूविंग। यह इनका प्रिंसिपल था एडविन हबल का। मतलब कहने का यह है कि हमारी पृथ्वी से या जितनी दूर गैलेक्सी स्थित है वह उसी अनुपात में हमसे और ज्यादा दूर जा रही है। जितनी दूर गैलेक्सी होगी वो उतनी ही तेज गति से हमसे दूर जा रही है। ये किसने कहा? एडविन हबल महोदय ने कहा 1929 में। तो इस साक्ष्य को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसको उन्होंने कहा रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट।
अब ये रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्या है दोस्तों? हमारा जो स्पेक्ट्रम है, जो कलर स्पेक्ट्रम है, उसमें आपने देखा होगा कि विबग्योर ये 7 कलर होते हैं, जिसमें वायलेट और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा रेड की होती है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी गैलेक्सी दूर जा रही होती है तो हमारे जो स्पेक्ट्रम जो है उसमें रेड की ओर तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। किधर शिफ्ट हो जाती है? रेड की ओर। ये उन्होंने देखा। इस रेड की ओर शिफ्ट होने को उन्होंने कहा रेड शिफ्ट। जैसे अगर यह कोई गैलेक्सी है और ये इस गैलेक्सी की पोजीशन पहले ये रही थी और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है ये हमारी, तो इस पृथ्वी और इस गैलेक्सी के बीच में दूरी अगर बढ़ती है, ये हमसे दूर जा रही है, तो ये जिस प्रोपोर्शन में हम जितना दूर हमसे है उसी प्रोपोर्शन में ये हमसे बढ़ रही है। और दूसरा, हमारा जो वेवलेंथ जो दिखाई देगी, जो रोशनी दिखाई देती है, वह रोशनी जो है वो रेड की ओर शिफ्ट होती है। तो इसको इन्होंने रेड शिफ्ट नाम दिया। और अगर कोई गैलेक्सी पृथ्वी के पास आ रही है, ये हमारी अर्थ है, इसके पास कोई गैलेक्सी आ रही है जो मान लो पहले इस पोजीशन में थी, ये पास आती है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो घट जाती है, वेवलेंथ इसकी घट जाती है। और इसकी जो रोशनी जो हमें दिखाई देती है हमारे स्पेक्ट्रम की, वो हमारे ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाती है, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्लू शिफ्ट। यहाँ तो क्या होती है, पहले केस में जब गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं तो गैलेक्सी के दूर जाने पे वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। और जब गैलेक्सी पास आ रही होती है तो वेवलेंथ घटती है। ये वेवलेंथ घट गई है, यहाँ से यहाँ तक मान लो आप, ये ऐसे वेवलेंथ। तो इसे इन्होंने कहा ब्लू शिफ्ट। तो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जो फिनोमिना था, यह पृथ्वी की उत्पत्ति में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में दिए गए बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करती है। तो ये दो हमारे साक्ष्य थे। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाने के बाद क्या होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाने के बाद ऐसा कहा गया कि जो पृथ्वी है वो भी पहले एक तप्त आग का गोला थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? तप्त आग का गोला। पृथ्वी जब तप्त आग का गोला थी तो बाद में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर एक हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की इनर्ट गैस बोलते हैं इनको, इनकी एक पूरी पतली लेयर बनी हुई थी, जिसको सौर विकिरण जो हुआ, जिसे कहते हैं हम सोलर विंड। ठीक है, सौर पवनें जो चली, उन सौर पवनों ने उसको उड़ा दिया। सौर पवनें क्या होती हैं? सूर्य से निकलने वाली विकिरण जो होती है, सोलर विंड्स थी, उन्होंने पूरी की पूरी हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों को उड़ा दिया। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में जो पाई जाने वाली जलवाष्प और जो गैसेस थी, वो गैसेस बाहर आने लगी ठंडी होने के साथ, और उन्होंने बाहर आकर के जलवाष्प और गैसेस ने आकर के एटमॉस्फेयर बनाया, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल बनाया, और वायुमंडल के साथ साथ वर्षा हुई, संघनन से वर्षा हुई, जलवाष्प के संघनन से, और उससे हमारे महासागरों का निर्माण हुआ, ये कहा जाता है। और इसके उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड के जो एंड है, इसको बोला जाता है कि किसी टाइम ऐसा होगा कि जो ब्रह्मांड में पहले की स्थिति थी, जब बहुत ज्यादा मैटर और एनर्जी एक पॉइंट में कंडेंस थी, और जो ब्रह्मांड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सेकंड के अरबवें करोड़वें भाग में भी इतनी तेजी से फैल गया, वैसे ही क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड जो है वो मैक्सिमम स्प्रेड कर चुका होगा।
बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा और ब्रह्मांड जो है उसका घनत्व भी बहुत अधिक होगा, बहुत ज़्यादा डेंस होगा। तब क्या होगा, तब जाकर के अचानक ब्रह्मांड का संकुचन होना प्रारंभ होगा और जिस गति से वो फैला था उसी गति से वो संकुचित होकर के एक बिंदु में सिमट जाएगा, जिसको बोला जाता है बिग क्रंच, महासंकुचन। आज के वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें जब घनत्व बढ़ जाएगा और वो पूरा फैल चुका होगा तो अचानक उसमें संकुचन होगा और जिसको कहा जाएगा बिग क्रंच, महासंकुचन, और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा और फिर से एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। और हो सकता है कि ऐसे पहले भी कई बार हो चुका हो। तो ये 13.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी जो दी गई थी जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट होती है। मैंने इसके आपको साक्ष्य बता दिए हैं, ये किस पे बेस्ड थी ये बता दिए हैं, और बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या था मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सब के बाद हमारा सारी द्वैतवादी, अद्वैतवादी संकल्पनाएं, आधुनिक संकल्पनाएं सब पूर्ण हो चुकी हैं। हमारा जो एक टॉपिक था ओरिजिन ऑफ अर्थ का, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो मैंने आपको सारी इसके संबंध में दी गई आज तक संकल्पनाएं जो थी वो सारी संकल्पनाएं, ये थी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के संबंध में बनाए गए सारे वीडियोस का एंडिंग। मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आज तक दी गई सारी संकल्पनाएं बता दी हैं, और इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।